जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद मिशन में। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन सेशन, जिसमें आज करने वाले हैं हम एक 2020 सीरीज लेकर आ रहे हैं बेटा, जिसमें हर एक सन मतलब यानी 2025 के सातों सेट लेकर आएंगे, जिसके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से उसको हल करवाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू को मैं एकदम 100% क्लियर करना चाहता हूं बेटा, कि आपके 20 में 19 भी ना हो पाए। ठीक है, तो उस 20 को 20 कंफर्म करने के लिए यानी 20/20 दिलाने के लिए ये सीरीज लाई गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा, यदि आपके 20 में से 20 मार्क्स फिक्स हो गए बेटा, तो आप 100% स्कोर करने के लिए परिपक्व हो जाएंगे। यदि यही 20 में से बेटा आपके 18 मार्क्स आ गए, तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आप 98 प्लस नहीं जा सकते बेटा। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा, आपको 100/100 दिलाने के लिए। तो हमारा लक्ष्य बेटा आपको 100/100 दिलाना है, क्योंकि थ्योरी की क्लास तो चली रही है, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन की बेटा हम क्लास लेके आ रहे हैं। जैसे इसके पहले हमने मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए, तो बेटा प्रत्येक दिन आपको प्रत्येक अलग अलग विषय का आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं करवाता चलूंगा। तो 2025 का सेट चल रहा है बेटा। आज साइंस का 2025 का सेट 1 है बेटा। ठीक है, आज इसके 20 क्वेश्चन को हम एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, और यकीन मानिए 20 क्वेश्चन से बेटा मैं आपके लगभग 50 क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, 50 से 60 क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन तो देखना ही है, प्लस हमारा एक्सप्लेनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा, तो आपको उसको भी देखना है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। रोज क्लास चल रही है, हर विषय की चलेगी, हर विषय की आपको 20 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेशन में बेटा। आगे बढ़ने से पहले जितने भी बच्चे नए हैं चैनल पे, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए करिए बेटा। चल, कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया। चित्र की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र से परे यानी दूर, दर्पण से दूर तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहे हैं सर? ये आपका हो गया बेटा अवतल दर्पण। अगर बाहर से पेंट हो जाए तो बेटा क्या हो जाता है? अवतल दर्पण हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, जो इनको कुछ भी नहीं पता बेटा, वो भी सीख के जाएंगे। एक्सप्लेन देखो, 20 क्वेश्चन आना बेटा, टिक 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 करके नहीं जाना है, आपको एक्सप्लेनेशन भी देखना है, उसको एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये यहाँ से आ गई मुख्य अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं बेटा। ठीक, उसके बाद बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। इसको हम P से डिनोट करते हैं बेटा। किससे? P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये M2 हो गया बेटा, ये M1 हो गया, ये दर्पण का द्वारक हो गया। ठीक है, अब बेटा देखो, ये यहाँ से थोड़ी दूर पर होता है F। क्या होता है बेटा? F, मुख्य फोकस। और इतनी ही दूरी पे यहाँ पे होता है बेटा वक्ता केंद्र यानी C। क्या होता है? C। और यहाँ पे एक वस्तु रखी है अनंत पर, इसको हम कहते हैं बेटा अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। ठीक है, ये हो गया आपका अनंत। मैं पूरी 6 की 6 कंडीशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। 6 की 6 कंडीशन, आपसे ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है बेटा। तो ये हो गया बेटा वक्ता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया दर्पण का ध्रुव। ठीक है, उसके बाद देखो पहली बार वस्तु कहाँ रखी जाएगी? यहाँ पे। चल देखो, पहली बार वस्तु कहाँ रखी जाएगी? अनंत पर। तो जब अनंत पर बनेगा बेटा प्रतिबिंब, तो उसका जब अनंत पे वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा? मुख्य फोकस पर। कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर। ठीक है, फिर जैसे ही वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के मध्य रखेंगे बेटा, तो ये वस्तु कहां बन जाएगी? वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। ठीक है, ये वस्तु है और नीचे वाला प्रतिबिंब है।
जैसे ही वक्ता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे बेटा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन जाएगा, वक्ता केंद्र पर। बहुत बार ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पूछा गया। उसके बाद जैसे ही वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य वस्तु रखेंगे बेटा तो ये अनंत और मुख्य फोकस वक्ता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, अनंत पर बनता है। और जैसे ही दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य वस्तु रखी जाती है बेटा तो ये दर्पण के उस पार प्रतिबिंब बन जाता है, दर्पण से उस पार। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन वस्तु की, ये दूसरी कंडीशन वस्तु की, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं। ठीक है, और देखो ये प्रतिबिंब बनने पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन बेटा, चौथी कंडीशन और ये पांचवी कंडीशन एंड ये छठवीं कंडीशन। तो कुल मिला के बेटा छठवीं कंडीशन। अब हमसे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, एकदम आराम से, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा। अच्छा एक चीज और समझ लो, जो ये 1 से लेके 5 तक के प्रतिबिंब हैं ये बेटा होंगे वास्तविक तथा उल्टा। ध्यान रखना, क्या होंगे बेटा, वास्तविक तथा उल्टा। और जो ये छठवां नंबर का कंडीशन का है ये होगा बेटा आभासी तथा सीधा। क्या होगा, आभासी तथा सीधा होगा बेटा। ठीक है, एकदम आराम से एक्सप्लेनेशन समझना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चल सॉरी देखो कह रहा आभासी सीधा, तो कहां पे बनेगा, छठवीं कंडीशन में, वस्तु से बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ठीक, तो कहां पे बन रहा है भैया, जब वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रख रहे हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चल, जब मुख्य फोकस वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं तो अनंत और वक्ता केंद्र के मध्य वस्तु प्राप्त होती है। वक्ता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। जब वक्ता केंद्र से दूर रखते हैं बेटा तो कहाँ पे, मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के मध्य प्राप्त होता है। एकदम आराम से देखो इस क्वेश्चन को, देखो बेटा मेरा आना मतलब 20 क्वेश्चन को करना ही नहीं है, 20 क्वेश्चन के क्वेश्चन का सार भी समझना है जिससे आपका रिवीजन भी होता चले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसका स्क्रीनशॉट रखिए, ऐसे हूबहू याद रखिए आप लोग। ठीक है, ये पेज क्यों आ गया, चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी गोली दर्पण, किसी पतले गोली लेंसों और फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। गोली लेंसों दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर, दर्पण का लेंस संभवता है। ठीक है, तो आ जाओ देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अवतल दर्पण इंपॉर्टेंट है बेटा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक एक एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक। फिर आ जाओ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा उत्तल लेंस, हमारी आंख में बेटा कौन सा लेंस पड़ा है, उत्तल लेंस। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बेटा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कमेंट्स में बताइए जरा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी बेटा अवतल लेंस की फोकस दूरी तो कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। तो कह रहा है दोनों की फोकस दूरी कैसी है, +15 सेंटीमीटर। तो दोनों बताओ, दोनों में प्लस किस में है,
उत्तल में, उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में। तो कौन सा ऑप्शन हो? दोनों अवतल, महागलत, दोनों में माइनस होता है बेटा। अवतल दर्पण अवतल, लेंस उत्तल नहीं बेटा। दर्पण अवतल हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और लेंस उत्तल हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस होगा, यहाँ एक माइनस होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखना, ये बातें कहीं ना कहीं आपसे दोबारा पूछी जाएंगी। देखना इन 20-20 क्वेश्चन के माध्यम से बेटा मैं आपके पूरे सिलेबस को खंगाल के रख दूंगा आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बेटा, जम के लाइक शेयर करिए दोस्तों के साथ, ठीक है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जी सुजुकी होगी बेटा जिसका संघर्ष है जारी। यूपी बोर्ड 2026 को नस्ते नाबूद करने के लिए आपकी सीरीज चलाई जा रही है, जमकर इसको भाग लीजिए। इसमें किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप इनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम भैया वही लेंस पसंद करेंगे जो थोड़ा सा जूम करके दिखाए, है ना। तो क्या होगा बेटा, 10 देखो जो कम सेंटीमीटर का लेंस वाला होगा, मतलब उत्तल लेंस वाला होगा, जैसे ये 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है, इसमें कम अच्छा दिखेगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में ज़्यादा क्लियर दिखेगा बेटा। जिसकी फोकस दूरी कम उसमें उतना ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चल और अच्छा समझ लो भाई, देखो अवतल लेंस, ठीक है। एक होता है बेटा आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस में बेटा दूर निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है बेटा? जिसमें निकट का दिखता है, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं, दूर का नहीं, ठीक है। और उत्तल लेंस में किस कौन से दृष्टि दोष के निवारण के लिए? दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेटा, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है बेटा? उत्तल लेंस किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में भी उल्टा होता है बेटा, दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र, ठीक है, जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा? दृष्टिपटल। इसी का नाम है बेटा रेटिना, इसी का नाम है बेटा रेटिना, ठीक है। दृष्टिपटल बोलो रेटिना बोलो एक ही बात है। पुतली क्या करती है बेटा? हमारी प्रकाश की मात्रा को संकुचित करती है, यानी एक प्रकाश से संयोजित करती है, प्रकाश की मात्रा को संयोजित, तो एक प्रकार से कहते हैं नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। जैसे कभी हम ज़्यादा लाइट अगर आपके आंख में सीधे टाच मारेंगे तो आपकी पुतली बेटा एकदम छोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और रात के एकदम अंधेरा हो जाए जिसमें कहीं भी आपको कुछ ना दिखे, उस समय अगर आप आंख की पुतली देखेंगे तो खूब बड़ी हो जाएगी। जैसे हम रात के अंधेरे में कहीं चलेंगे तो ऐसे देखेंगे एकदम लीलोर लीलोर के, है ना। और जब एकदम प्रकाश होगा, एकदम धूप पड़ रही होगी, आंख एकदम ऐसे छोटी हो जाएंगी, एकदम ऐसे छोटी हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। परितारिका इसको कहते हैं बेटा आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। जो आपके दिमाग में एक गाढ़ा सा पदार्थ भरा रहता है उसी को कहते हैं आइरिस। नहीं, ये जो सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग है इसी को कहते हैं आइरिस, ठीक है। और ये जो पुतली वाला पूरा भाग होता है इसी को बेटा कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसी में लेंस लगा होता है बेटा। क्या लगा होता है? लेंस। जब मनुष्य की आंख की ऑपरेशन होता है बेटा तो इसी कॉर्निया को निकाल के बाहर कर दिया जाता है और अलग से लेंस को लगा दिया जाता है। चल, कह रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो बताइए श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। बेटा देखो इसको आराम से आप लगा लेना, H बराबर V²R/T से लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस हिसाब से बेटा ये जो सही होगा हमारा 4:1 होना चाहिए, ठीक है। आराम से लगा देना।
T2 से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला सही होगा बेटा, ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, इसको होल्ड रखना। इस क्वेश्चन को जब ये चैप्टर हम बताएंगे बेटा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, करीब 10 से 15 मिनट समय लगेगा बेटा, मतलब 10 मिनट समय लगेगा आपको समझाने के लिए। तो इसको मैं आपको बात में आराम से एक्सप्लेन करूंगा, कोई बात नहीं। कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। तो विद्युत धारा बेटा जो जनित्र होता है बेटा, यही हमारी विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र किसे कहते हैं बेटा? विद्युत धारा मापते किस में है? विद्युत धारा का मापन किस में होता है बेटा? एमीटर के द्वारा होता है। मोटर क्या करता है बेटा? मोटर क्या करता है? मोटर क्या करता है? बताओ, जल्दी बताओ, मोटर क्या करता है? तो मोटर में क्या होता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं बेटा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका मोटर हो जाएगा। और अगर यदि पूछे विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन सी है? जनरेटर, ठीक है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जनरेटर, यानी जनरेटर। जनरेटर गांव में लिखो हो ना, धक 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 धक, वही है। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? बेटा बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होती है? नहीं बेटा। चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के तार के समांतर होती है? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं? नहीं बेटा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच संभव होगा। चलो अब हम बेटा समझ लेते हैं कौन सा अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय होगा, हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीएच मान की खोज किसने किया है? तो बेटा सोरेनसन ने किया। क्या है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें क्या है बेटा? ये एक पीएच स्केल है जिसमें मान लो ये 7 है। ये क्या है बेटा? 7, ठीक है। अब 7 के इधर जो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 जो इधर होंगे बेटा, और 7 के बाद 8 9 10 11 13 14 जो 7 से इधर होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? 7 से इधर वाले बेटा अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और 7 के उधर वाले बेटा क्षारीय होंगे। 7 के उधर वाले क्षारीय होंगे। जो 7 है बेटा, ये वाला जो 7 है, ये कैसा होगा? उदासीन होगा बेटा। कैसा होगा? उदासीन होगा, ठीक है। तो कह रहा है 1 विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका भी समझ लो बेटा। 2 वर्ड याद रखना, चल यहाँ समझ लो। 2 वर्ड ध्यान रखना बेटा। अनीला, अनीला, लिटमस पेपर वाला बता रहा हूँ। और 1 वर्ड याद रखना बेटा, झलानी। अनीला और झलानी। आ से अम्ल, आ से अम्ल, अन्ना से नीला लिटमस, नीला लिटमस क्या कर देगा? लाल। अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देगा बेटा? लाल कर देगा। झलानी मतलब छा से झाड़, छा से झाड़। अल्लाह से सॉरी, लाल लिटमस को ये क्या कर देगा बेटा? नीला कर देगा। लाल लिटमस को ये क्या कर देता है? नीला कर देता है। कौन? झलानी। अब आ जाओ बेटा, ये बताओ रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7 दशमलव क्या होता है बेटा? 4। कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है?
क्षारीय होता है। ठीक है, फिर आ जाओ बेटा फिर उसके बाद जठर रस का पीएच मान, जो अमाशय में पाया जाता है, जठर रस का पीएच मान। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है बेटा? 1.8। कैसा होता है? अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। फिर बेटा एक पाया जाता है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। तो बेटा ये कितना पाया जाता है? 8.4। कैसा होता है बेटा? क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसी तरह ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन में चलो। तो कह रहा है लाल नीला, लाल को नीला, झलानी, झलानी, इसका मतलब बेटा क्षार होगा। क्षार क्या होता है? 7 से ऊपर होता है बेटा। तो इसमें 7 के ऊपर कौन सी संख्या है? डी ऑप्शन। ये सब क्या है बेटा? अम्ल है। क्या है? अम्ल। ठीक है, चलो सब नोट करते रहना। कह रहा है जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने पर कौन सी गंध? तो भैया जिंक हो गया Zn, और तन सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। H2SO4 ये अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा बेटा ZnSO4 प्लस क्या निकलेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो चलो भाई हाइड्रोजन गैस निकालो H2। ठीक है, आसान सवाल। कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र होगा बेटा। तो ये है बेटा एल्कीन। ये क्या है बेटा? एल्कीन का सूत्र है, बहुत पूछा जाता है। ये है बेटा एल्केन। ये क्या है बेटा? एल्केन का है। क्या है? एल्केन। और ये क्या है बेटा? एल्काइन का है। क्या है बेटा? एल्काइन का। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये कुछ नहीं। तो हमसे क्या पूछा? एल्काइन। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चल, कह रहा है एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड होगा वो कौन सा समूह होगा बेटा? तो जरा बताओ जरा, एल्डिहाइड जो समूह होगा बेटा वो कौन सा होगा? तो एल्डिहाइड जो समूह होगा बेटा वो होता है CHO। क्या होता है? CHO। CHO समूह। तो C डबल बॉन्ड O और H और इधर R। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक। जब IPAC पढ़ाएंगे तो बेटा वहां पे आपको क्रियात्मक समूह सब बताए जाएंगे, आप आराम से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चल, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा? तो भैया जितने भी मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आपका Zn जिंक हो गया, तो ये सब क्या कर देंगे? आपको धातु से विस्थापित कर देंगे। आपको पारा, इसकी बात कर लें। अच्छा, पारा, पारा क्या है? रूम टेम्परेचर में पाई जाने वाली एकमात्र द्रव धातु है, रूम तापमान पर, है ना? ठीक है, द्रव धातु, द्रव धातु। अच्छा, ऐसी कौन सी धातु है जिसको हथेली पे रखने पे गल जाती है? हथेली में रखने पर गल जाती है, गल जाती है। ठीक है, तो क्या है बेटा? गैलियम है। क्या है? गैलियम। ठीक है, उसके बाद देखो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 29 होता है। क्या होता है? 29। इसे ही हम कहते हैं तांबा। क्या कहते हैं बेटा? तांबा। तांबे में हरे परत की चढ़ जाती है, हरी परत, हरे रंग की परत चढ़ जाती है बेटा। जब इसका क्या होता है? क्षरण होता है, मतलब कहें जंग लगता है। जब जंग लगता है तो हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये क्या है बेटा? प्लेटिनम। ठीक है, इसको हम कहते हैं व्हाइट सोना। क्या कहते हैं? सफेद सोना। निम्नलिखित में से किसी और कीटोन समूह बेटा, तो कीटोन समूह पूछ रहा है हमसे, ऐसा चाहिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी चाहिए R। तो एल्किल समूह चाहिए बेटा CH3, यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये CHO एल्डिहाइड अल समूह है बेटा, ये OH ऑल समूह लगा हुआ है। ठीक है, मानव निर्मित में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है बेटा?
तो अमाशय उत्सर्जन तंत्र बिल्कुल नहीं है, प्लीहा उत्सर्जन तंत्र बिल्कुल नहीं है, हृदय उत्सर्जन तंत्र बिल्कुल नहीं है बेटा। वृक्क जो आपकी किडनी होती है बेटा, ये आपका क्या है, उत्सर्जन तंत्र है। वृक्क की इकाई का क्या नाम है बेटा, जरा बता दोगे आप लोग। वृक्क की इकाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा किडनी। क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं बेटा। मनुष्य में कितनी जोड़ी किडनी पाई जाती है, तो बेटा एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। तो कभी कभी बेटा एक किडनी हमारी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी हमारा उस काम को संभालती है। जैसे मेरी एक किडनी, एक समय बेटा ऐसा था कि हमारी किडनी में स्टोन हो गया था, तो ये जो हमारी यूरेथ्रा पाइपलाइन होती है जिससे पेशाब किडनी से छन करके पेशाब उसमें स्टोर होता है, तो उस पाइपलाइन में ही हमारी किडनी में पथरी फंस गई थी। तो जिससे हुआ क्या कि हमारा फिल्टरेशन नहीं हो पा रहा था, जिसको डॉक्टर ने ऑपरेट करके बाद में निकाला है, ठीक है। तो एक किडनी अगर खराब होती है तो बेटा दूसरी किडनी अपना काम करती रहती है। तो एक जोड़ी किडनी आपको पाई जाती है, ठीक है। यानी अगर संख्या में कहें तो बेटा 2, संख्या में कहें तो 2। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा रक्त से अमोनिया को छानना, रक्त से यूरिया अमोनिया को अलग करना, यूरिया और अमोनिया को अलग करना, ठीक है। अब जो वृक्क की इकाई होती है बेटा, तो इसकी इकाई होती है बेटा नेफ्रॉन। क्या होती है बेटा, नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। और इसी नेफ्रॉन में बेटा, इसी किडनी में ही पाया जाता है बोमेन संपुट। क्या पाया जाता है बेटा, बोमेन संपुट पाया जाता है। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ ये बार बार एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो बोमेन संपुट पाया जाता है बेटा। हार्ट में आ जाओ बेटा, तो हमारा हार्ट कैसा है, दोहरा रक्त परिसंचरण, दोहरा रक्त परिसंचरण का काम करता है बेटा। रक्त दोहरा परिसंचरण का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करता है ना, ब्लड को शुद्ध करता है, ठीक है, हार्ट, ठीक है। हमारा हार्ट कितना, 72 बार धड़कता है। कितनी, 72 बार, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई प्लीहा। तो प्लीहा को क्या कहते हैं बेटा, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। किसे, प्लीहा। प्लीहा क्या करता है बेटा, जो आरबीसी जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो आरबीसी जो होती है बेटा रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, ठीक है। लाल रक्त कोशिका, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, लाल रक्त कोशिका। इसका जीवन काल कितना होता है बेटा, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। 120 दिन बाद जब ये कोशिका मर जाती है बेटा, जो रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाती हैं, इसको पचाने का काम कौन करता है, तो बेटा हमारा प्लीहा करता है। अब आ जाओ बेटा अमाशय। अब कहाँ आ जाओ बेटा, अमाशय। अमाशय जो बेटा ऐसे होता है, जैसे ये ग्रहणी से आ रहा है, तो कुछ ऐसा भाग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा अमाशय है, कुछ जे टाइप का होता है, ठीक है। कैसा होता है, जे टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हमारा अमाशय होता है बेटा। इस अमाशय के 3 भाग होते हैं, इस अमाशय के 3 भाग होते हैं बेटा। इसको हम कहते हैं कायिक, क्या कहते हैं बेटा, कायिक। इसको हम कहते हैं बेटा फंडिक, इसको हम क्या कहते हैं, फंडिक। और इसे कहते हैं बेटा पाइलोरिक। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पाइलोरिक। ये बेटा हमारी 3 भाग होते हैं। इसी अग्नाशय में बेटा जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। इसमें भोजन क्या होता है बेटा, अर्ध तरल हो जाता है। भोजन कैसा हो जाता है, अर्ध तरल। और उसी अर्ध तरल भोजन को हम क्या कहते हैं बेटा, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। इस जठर रस का पीएच मान अभी हमने बताया बेटा 1.8 होता है। तो जठर रस कैसा होता है बेटा, अम्लीय। इसी अम्लाशय की दीवारों को बचाने के लिए बेटा यहाँ से एक म्यूकस एंजाइम निकलता है। म्यूकस
म्यूकस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूकस कहते हैं। वो म्यूकस क्या करता है, इसकी दीवारों की रक्षा करता है, किससे, इस जठर रस से। इस जठर रस भोजन को कैसा बना देता है, अम्लीय, और यहीं से ये भोजन कहाँ चला जाता है बेटा, छोटी आंत में चला जाता है, ग्रहणी, वहां पे फिर ये क्या हो जाता है, आगे क्षारीय हो जाता है। चल अगला देखो, ये श्वसन प्रक्रम के दौरान, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु पायरुवेट अणु में विखंडन हो जाता है बेटा। तो कहाँ हो जाता है बेटा, तो ये हो जाता है आपका कोशिका द्रव में हो जाता है बेटा। कहाँ हो जाता है, कोशिका द्रव में। केंद्रक द्रव के अंदर बेटा क्या पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव के अंदर बेटा गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, प्लस केंद्रिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो बेटा डी डुवे ने किया था। किसने किया था, डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम का क्या करता है बेटा, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है बताओ, लाइसोसोम क्या करता है, मृत कोशिकाओं का भंजन करता है, मृत कोशिकाओं को खा जाता है बेटा, मृत कोशिकाओं का विनाश करता है, मृत कोशिकाओं को समाप्त करता है, को समाप्त करता है। अब कभी कभी बेटा क्या होता है कि जब केंद्रक सही से काम नहीं करता है तो होता क्या है कि ये जो है लाइसोसोम को लगता है कि कोशिका में कोई दिक्कत आ गई है, कोशिका द्रव में, तो ये क्या करता है बेटा, लाइसोसोम खुद ही फट जाता है, जिससे होता क्या है कि लाइसोसोम पूरे कोशिका का ही विनाश कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को बेटा हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं बेटा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चल आगे चलो भाई। कह रहा है जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण करने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा, पुनरुद्भवन कहलाती है। क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। मुकुलन सब जब पढ़ाएंगे बायो तो अच्छे समझ लेंगे बेटा। कह रहा है कौन बीज में परिवर्तित होता है, तो जो बीजांड होता है बेटा वो क्या होता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। चलो आगे स्पीड से बढ़ेंगे भाई। कह रहा है डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन का संश्लेषण की सूचना होती है बेटा, तो वो होता है जीन, जीन होता है बेटा। ठीक है, अब मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़ी गुणसूत्र, गुणसूत्र तो हम बताएंगे बेटा 23 जोड़ी। क्या बताएंगे, 23 जोड़ी। अगर हमसे संख्या पूछ ले मनुष्य में कितनी संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बेटा हम बताएंगे 46। क्या बताएंगे, 46। ठीक है। डीएनए की खोज किसने किया था बेटा, डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन व क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, वाटसन व क्रिक ने। ठीक है, चल तो ये हो गया बेटा, है ना। चल डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ ले बेटा, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। चलो कह रहा है निम्नलिखित में से एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो भैया घास कैसा है, प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। वन कैसे हैं भैया, प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। मरुस्थल कैसा है, प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। मानव निर्मित कृषि भूमि, जैसे हम लोग धान वान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं, तो ये कैसा है बेटा, मानव निर्मित है। कैसा है, मानव निर्मित। कभी आ जाएगा धान का खेत कैसा है, मानव निर्मित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है बेटा, तो कौन है बेटा, ऑक्सिन पादप हार्मोन है बेटा, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जिबरेलिन पादप हार्मोन है। एक और हार्मोन होता है बेटा एथिलीन। क्या होता है बेटा, एथिलीन हार्मोन। क्या होता है, एथिलीन हार्मोन पादप हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन ध्यान रखना, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ऑक्सिन क्या करता है बेटा, कोशिका विभाजन का काम करता है। किसका काम करता है, कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका विभाजन यानी कोशिका वृद्धि का काम करता है। साइटोकाइनिन ये भी वृद्धि का काम करता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन, तो यही बेटा आपका सही आंसर है, जो
मनुष्य में पाया जाता है। ये जंतु हार्मोन है बेटा। कैसा हार्मोन है? जंतु हार्मोन है। और कहाँ पाया जाता है बेटा? कहाँ पाया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में। कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है बेटा। थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। अब इसी थायराइड ग्रंथि में बेटा जब आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो तब होता है बेटा घेंघा रोग। क्या होता है? घेंघा रोग। घेंघा रोग हो जाता है। अब इस घेंघा रोग में होता क्या है बेटा? ये गर्दनियाँ ऐसे फूल जाती है, ऐसे लटक आता है ना, तो ये घेंघा रोग हो जाता है बेटा। इस आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। एथिलीन हार्मोन क्या करता है बेटा? फलों को पकाने का काम करता है। फलों को पकाने का काम करता है। पकाने का लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? एथिलीन हार्मोन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये बेटा हमारे हो गए 20 सवाल। ठीक है, आई होप आपको बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन दिया बेटा, आपको मज़ा आया होगा। कुछ एक दो सवाल जो नहीं हुए बेटा, उनको घबराने की कोई बात नहीं। जब चैप्टर में हम उसको पढ़ाएंगे तो उसको दौड़ा दौड़ा के ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना। तो हम लोग आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं बेटा। ठीक है, बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं। और इस सीरीज़ को अपना प्यार और खूब अपना शेयर करते रहना दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं बेटा ऐसे ही सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।